दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री का घर 12 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और अगर ये 12 एकड़ जमीन की मलकियत किसी किसान के पास हो, वो वहां पर खेती कर रहा हो, तो फिर हर साल उसकी कमाई अगर सिर्फ वह 2 फसल ही बो रहा हो तो भी 12 लाख रुपए वह एक साल में कमा सकता है। और प्रति एकड़ की जमीन पर अगर आप खरीफ और रबी को बोते हैं तो 6-6 महीने की फसल मानिए, तो खरीफ की फसल जब आप धान बोते हैं तो 1 एकड़ में 30 क्विंटल धान होता है और उस 30 क्विंटल धान में से लगभग 60 से 65% हिस्सा चावल का निकलता है। उस चावल को अगर सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अगर उस पे भी उसको बेच दिया जाए तो भी उस किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपए का लाभ तो हो ही जाएगा, क्योंकि लगभग 10,000 रुपए प्रति एकड़ में उसका खर्च आएगा अगर वो धान बोता है तो। यानी इसी लिहाज से बाकी 6 महीने में रबी की फसल और इसको जब आप 12 एकड़ से गुना कर दीजिएगा तो यानी एक में अगर 30 क्विंटल हो रहा है तो वह जब 360 क्विंटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से जो लाभ है वह भी एक साल के भीतर में खरीफ और रबी फसल दोनों बोते हुए प्रति साल 1,20,000 को अगर बढ़ाते चले जाइएगा तो 6 बरस में, 6 बरस का जिक्र इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में 7 RCR अब तो नाम भी बदल दिया गया, उसको लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। अब वो रेसकोर्स के तौर पर उसकी पहचान नहीं है, यानी जनता के साथ सरोकार है सड़क के नाम के, कम से कम प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के हो या ना हो यह एक अलग मुद्दा है। तो 72 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। अब सवाल है, प्रधानमंत्री तो खेती करेंगे नहीं, नारे लगाए जा सकते हैं जय जवान जय किसान के, लेकिन खेती तो करेंगे नहीं, क्योंकि 72 लाख की हैसियत प्रधानमंत्री निवास के भीतर कुछ भी नहीं है। जो सुरक्षा कर्मियों की तादाद है उनके ऊपर आने वाला खर्च भी इससे कई गुना ज्यादा है। जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, उस गाड़ी में जो पेट्रोल हिस्सा आता है, वो गाड़ियां भी इतनी महंगी हैं कि वह 1 लीटर में सिर्फ 5.5-6 किलोमीटर ही दे पाती है। तो जो खर्च आता है दिल्ली में ही घूमते वक्त भी, वह खर्च भी इस 72 लाख में फिट नहीं बैठेगा। 6 साल की कमाई में भी यह प्रति साल भी फिट नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब है कि इस देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से नहीं चल सकती। इस देश के एग्रीकल्चर पर निर्भर लोगों की तादाद चाहे कम ना हो पा रही हो, वहां पर खेत मजदूरों की तादाद चाहे कम ना हो पा रही हो, लेकिन खेती का ज्ञान और जमीन को खेती के अनुकूल कर देना शायद मौजूदा अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं है। और प्रधानमंत्री से बाखूबी समझते हैं, इसीलिए वो ऐसे विधेयक को लेकर आए जिस विधेयक के जरिए इस देश के भीतर में उन हाथों को मजबूती मिल जाए, उनका खजाना भर जाए जिनको कॉरपोरेट के तौर पर जाना जाता है, जिनको बड़े बिजनेस पर्सन के तौर पर जाना जाता है, जो अपने आप में इतनी कमाई के साथ जिनका दुनिया में नाम है। उनके लिए अगर खेती की जमीन मिलने लगे, उनको अगर खेती की उपज को बेचने का अधिकार मिल जाए, उनके पास अगर गोडाउन्स इतनी बड़ी तादाद में हो जाए जहां पर वो अनाज किसान जब उपजाए तो उसको लाकर डंप कर दें और उसके बाद विश्व बाजार में वह अपनी मनमानी कीमत, जिस समय कीमत बढ़ रही हो तब मार्केट में सप्लाई करें, और यही स्थिति भारत के भीतर करें, तो यह कमाई जो है, इस कमाई का जीडीपी में गजब का योगदान होगा और हमारी जीडीपी बढ़ेगी। यूं भी भारत में एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान 13-14% से ज्यादा हो नहीं पाता है, चाहे इस देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर पर टिकी हो, जो कि पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले समूचे वोट से भी ज्यादा हो, तो भी कोई मायने नहीं रखता है। तो आज 2-3 बातों को आप समझ लीजिए। एक, इस देश में एग्रीकल्चर को लेकर सरकारें आंखें क्यों बंद कर लेती है। दूसरा, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ किसान मजदूर जो है वह जब आंदोलन करता है तो उसको अब आंदोलन के तौर तरीके बदलने होंगे। जिस तरीके से भारत की राजनीतिक सत्ता ने अपनी सुविधा और लाभ के लिए इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से परिभाषित ही नहीं किया, बल्कि पूरे सिस्टम को सत्ता के लिए काम पर लगा दिया। यह खासियत राजनीतिक सत्ता में हो सकती है तो इस देश की जनता और किसानों में क्यों नहीं हो सकती है? उसके भीतर भी यह बात होनी चाहिए, क्योंकि एक सच तो यह जान लीजिए, 2014 में जब चुनाव हुआ था उस समय मैनिफेस्टो जो बीजेपी का था और नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही जय जवान जय किसान का नारा लगाया था,
उस मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं किसान के लिहाज से, और उस नारे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 50% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का जिक्र किया गया। लेकिन अगले ही वर्ष यानी 2015 में बाकायदा एफिडेविट दिया गया कि यह संभव नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में जो धान पर 300 रुपए बोनस मिलते थे वह भी खत्म कर दिए गए। सवाल है, मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं, नारों का कोई मतलब नहीं, लेकिन इस देश में लोकतंत्र में अगर सर गिने जाते हैं वोट के लिहाज से, तब तो इस देश के नागरिकों का महत्व होगा। 2014 में इस देश में तकरीबन 83 करोड़ 40 लाख वोटर थे, जिसमें से बीजेपी को वोट मिले थे सिर्फ 17 करोड़ 14 लाख के। इसी में उसकी सरकार बन गई और सारी चीजें किसानों को लेकर धराशायी होती चली गई। 2019 आया, इस वक्त भारत में वोटरों की तादाद 90 करोड़ पार कर गई और बीजेपी की भी वोट मिलने की स्थिति 23 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन सवाल है, 90 करोड़ वोटर थे, 23 करोड़ वोट मिले। इस देश के भीतर में किसान मजदूरों की तादाद जो सीधे सीधे खेती से जुड़े हुए हैं, उनकी तादाद भी 26 करोड़ 29 लाख है, जिसमें तकरीबन 11 करोड़ 86 लाख ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन है, चाहे वो 1 हेक्टेयर ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 एकड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो आधी एकड़ ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे किसानों की तादाद 11 करोड़ 86 लाख है। और जो किसान मजदूर है उसकी तादाद 14 करोड़ 43 लाख है। दोनों मिला दीजिएगा तो लगभग 26 करोड़। 26 करोड़ वोट ना बीजेपी को कभी मिले, ना इस देश में किसी भी वक्त में, चाहे वो नेहरू का दौर क्यों ना हो, इस देश में किसानों की तादाद और किसान से जुड़े हुए मजदूरों की तादाद जब रही है, उतने वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को कभी नहीं मिले। क्या यह एकजुटता आ सकती है? नहीं आ सकती है। आपके जहन में आएगा जाति के नाम पर चीजें बढ़ जाएंगी, धर्म के नाम पर बढ़ जाएगी। जाति और धर्म से इतर भी अगर आप देखना शुरू करेंगे तो जो किसान जिस मंडी से जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र मौजूदा वक्त में वो कर रहा है, और उस मंडी से जुड़े होने के बाद जो बिचौलियों की भूमिका, उनका रोजगार, उनका कामकाज था, वो सारी चीजें और उनका पूरा प्रॉफिट एक झटके में किसके पास चला गया? 2 लोगों के पास जाएगा। एक जिसके पास गोडाउन्स होंगे, दूसरा जिसका रिटेल सेक्टर पे कब्जा होगा, जो बेच सकता होगा। और अगर एक ही शख्स दोनों को रखने लगेगा तो फिर तो उसकी तिजोरी भरने लगेगी। भारत के भीतर में रिटेल सेक्टर में बड़ी तेजी से अंबानी घुस चुके हैं। भारत के भीतर में गोडाउन्स बनाने की स्थिति में बहुत तेजी से अडानी बढ़ चुके हैं। भारत के भीतर में जो संसद के भीतर विधेयक पास किया गया, जिसमें जिक्र बार बार विपक्ष कहता है कि फरेब के साथ किया गया, क्योंकि उस समय डिप्टी स्पीकर हरिवंश जी, जो कि एक वक्त चंद्रशेखर जी के साथ थे, चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री जो किसानों के हिमायती रहे, उनके साथ का शख्स बाद में जर्नलिज्म करते हुए जब वो डिप्टी स्पीकर के पद तक पहुंचे, संसद में पहुंचे, तो उन्होंने जिस तरीके से इस विधेयक को पास करा दिया गया, तो विधेयक पास कराने में ही जब लोकतंत्र हाशिए पर था, तो इंप्लीमेंटेशन तो लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा, तभी यह इंप्लीमेंट हो रहा होगा। तो इसका एक मतलब यह है कि किसानों को अपने आंदोलन के तौर तरीके बदलने होंगे। इसको आप इस रूप में भी समझिए कि एक वक्त जब इस देश के भीतर में इंदिरा गांधी की सत्ता थी, उस समय जयप्रकाश नारायण कोई विकल्प नहीं थे इंदिरा गांधी के, लेकिन वो जनता के भीतर जो कुलबुलाहट थी और उसकी जो आह थी, उस बात को वह सतह पर लेकर आ रहे थे। मौजूदा वक्त में किसानों का जो संकट है, मजदूरों का जो संकट है, हमारे युवाओं का जो संकट है, उसको कौन सतह पर कैसे ला पाएगा, यह एक भयानक शून्यता की परिस्थिति है। और यहीं से बात शुरू होती है कि हमको आंदोलन के तौर तरीके बदलने होंगे। आंदोलन के तरीके का बदलने का मतलब यह है कि आंदोलन से समाज को कैसे जोड़ा जाए, परिवारों को कैसे जोड़ा जाए। जो पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी बैरिकेड के लिए, सत्ता को बचाने के लिए मौजूद हो जाते हैं, कभी अंबाला में नजर आए, कभी पानीपत में नजर आए, कभी सिंधु बॉर्डर में नजर आए, दिल्ली के बॉर्डर में नजर आए, और अब तो बॉर्डर से अंदर आने की जब इजाजत यह कहकर दे दी गई कि दिल्ली की सरकार ने भी मना कर दिया कि हम स्टेडियम्स को जेल बनाने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि किसानों की मांग सही है, तो सरकार को लगा कि अब इनको अंदर बुला लो, क्योंकि कुछ देर के बाद डिफ्यूज हो जाती हैं चीजें। आप कितने लंबा संघर्ष करेंगे, कब तक संघर्ष करेंगे? लेकिन सवाल मौजूदा वक्त का कहीं इससे आगे का है। सवाल यह नहीं है कि सिर्फ ये किसानों का मुद्दा है, सवाल यह भी नहीं है कि ये किसान कितने दिन तक अपने खाने पीने, जो कह रहे हैं 6 महीने का भोजन लेकर चले हैं, उसके जरिए आंदोलन करेंगे। जी नहीं,
इस देश के सिस्टम को ही एंटी फार्मर में कन्वर्ट किया गया है। इस देश के सिस्टम को ही एंटी एग्रीकल्चर लैंड में क्रिएट किया गया है। इस देश के सिस्टम को ही इस तरीके से क्रिएट किया गया है जिसमें हम देख रहे हैं दुनिया के विकसित देश और भारत की परिस्थिति को नहीं देख पा रहे हैं। यह जो कानून लाया गया, इस कानून का दो असर सीधा है। एक, लोग खेती छोड़े, दूसरा, खेती की जमीन छोड़े। खेती की जमीन पर अगर इंडस्ट्रियलिस्टों को दे दिया जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया जाए, तो वो अलग अलग तरीके से उस इकोनॉमी के अनुकूल उस जमीन का उपयोग करेंगे जिसके पास कंज्यूमर के तौर पर इकोनॉमी है, यानी जो खरीद, मान लीजिए रियल एस्टेट है, किसी ने मकान बनाया तो मकान खरीदने वालों के पास पैसा है, वो वहां पर पैसा खर्चेगा, उसका जो टैक्स है वो सरकार को रेवेन्यू के हिस्से में चला जाएगा, सरकार इससे खुश, कॉर्पोरेट उससे खुश, जिसके पास पैसा है वो मकान लेके खुश। एग्रीकल्चर लैंड थी। इस देश के भीतर में आजादी के बाद से एग्रीकल्चर लैंड और इस देश की फॉरेस्ट लैंड दोनों बहुत तेजी से कम हुई है, लगभग 9% तक कमी आ गई है उसमें। लेकिन दूसरा सच यह है कि इस दौर में आजादी के बाद से सिंचाई योग्य भूमि को लेकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारों ने खड़ा ही नहीं किया। आज भी 67% जमीन ऐसी है जहां पे सिंचाई का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने का मतलब यह बहुत साफ है कि खेती महंगी होती जाएगी। इस देश के भीतर में जब आप पानी निकालते हैं जमीन से तो आपको पंप यूज करना पड़ता है, उसमें डीजल लगता है, डीजल बाजार में कॉस्टली हो गया और आज की तारीख में वो पेट्रोल के भी आगे निकल गया, स्थिति ये आ गई। इस देश के भीतर में बिजली की जो सुविधा किसानों को मिलती थी वह भी खत्म कर दी गई। इस देश के भीतर में किसानों को यह कह दिया गया कि हम आपको 6,000 रुपए 4 महीने में पहुंचा दिया करेंगे आपके खाते में, आप खुश रहिए। यानी हमारा सिस्टम इस बात की दिशा में जा रहा है जहां जेक के हाथ में इतनी पूंजी रहे कि वह उस पूंजी के जरिए इस देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को 6-6 हजार रुपए दे दे, या राशन दे दे, 5 किलो अनाज दे दे, 5 किलो चावल दे दे, 5 किलो गेहूं दे दे। इसको बांटने की परिस्थिति में उसकी कमाई और नेटवर्थ बढ़ती चली जाए। हमारी पॉलिसी पार्लियामेंट से ऐसी ही बन रही है। इसीलिए जब हम कह रहे हैं कि आंदोलन के तरीकों को बदलना होगा तो आंदोलन के तरीकों में चीजों को समाहित करना होगा। और एग्रीकल्चर के साथ जो मौजूदा वक्त में जब हम इस बात का आपसे जिक्र करते हैं तो यह भी समझना चाहिए कि एग्रीकल्चर में जो औसत कमाई है इस देश के किसान की वह सिर्फ 6,241 रुपए है। पंजाब का किसान जो सबसे ज्यादा रईस है उसके पास भी लगभग 18,000 रुपए से ज्यादा, महीने से ज्यादा की औसत कमाई नहीं है। बिहार और यूपी के किसानों की स्थिति तो और नाजुक है जो 3,500 पर टिके हुए हैं, लेकिन औसत निकालिए, औसत 6,241 रुपए। इस देश के पार्लियामेंट्रीज और विधायक और सांसदों को जो पैसा मिलता है तमाम सुविधाओं के अलावे वो तकरीबन 2.5 से 5 लाख के बीच में है। जिन्हें आप चुनाव हरा देते हैं, वो सांसद हो या विधायक हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनको भी हारने के बाद भी जो पेंशन मिलता है वह किसानों की औसत आय का लगभग 20 गुना ज्यादा होता है। और पंजाब के किसान जो सबसे रईस है इस देश के भीतर में, उसका भी 10 गुना ज्यादा हो जाता है जो इनको लाभ मिलता है। यह पैसा तो देश का ही है। इसी देश के भीतर जो कुछ हो रहा है, जो खनिज संसाधन है, जो भी एग्रीकल्चर है, जो भी इंडस्ट्री है, वही सारी चीजें हैं। लेकिन संयोग से हमारे यहां जो देश चलाने वाले राजनीतिक सत्ताएं हैं वो फेल हो गई। उन्होंने स्टेट को फेल करना फिर शुरू किया। पहले वो खुद फेल हुई, नहीं चला पाई, तो उन्होंने राज्य को ही फेल करना शुरू किया और एक ऐसी स्थिति ला दी जहां पर हर व्यक्ति आपको इस रूप में नजर आए कि वह आंदोलन कर रहा है। इसके लिए हमको लगता है कि एक डाटा आपको बताना चाहिए। यह डाटा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि हम मोदी सरकार को लेकर सिर्फ कहें। अगर आप 15 बरस के दौर को ले आइए, 15 बरस में जाहिर है 6 बरस इनके हो गए, 9 बरस पुरानी सरकारों के हो गए, दोनों को मिला दीजिए, क्लब कर दीजिए। क्लब करने के बाद आपके पास एक डाटा निकल कर आएगा। इन 15 बरस में इस देश में 2,34,000 किसानों ने खुदकुशी की है। 2,34,000 किसानों का मतलब है हर घंटे 1.7 किसान, यानी लगभग 2 किसान खुदकुशी करता है हर घंटे इस देश में। और इसके ठीक समानांतर जो युवा है, बेरोजगार है और छात्र है, इन दोनों को जब क्लब कर दीजिएगा तो